नमस्कार विद्यार्थियों। हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी के तहत कल हमने अपने लेसन में जहाँ विराम दिया था उससे आगे हम आरंभ करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी को भली भांति समझ रहे होंगे। हम प्री डार्विनियन सिस्टम के अंतर्गत पीरियड फर्स्ट में जो प्लांट हैबिट के आधार पर वर्गीकरण किए गए थे उनका अध्ययन जारी रखेंगे। थियोफ्रेस्टस, प्लेनी, डायोस्कोराइड्स के कार्यों का उल्लेख करने के पश्चात अब हम आगे इनको स्पष्ट कार्यों के व घटनाओं के आधार पर 4 उपभागों में वर्णित करते हैं। द मिडिल एजेस और द डार्क एजेस, जिसे मध्यकाल या अंधकार युग कहा गया। द एजेस ऑफ हर्बल्स, औषध ग्रंथों का काल। डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर्स, हस्ताक्षरों का सिद्धांत। और इम्प्रूव टैक्सोनॉमी अर्थात विकसित वर्गीकी। सबसे पहले हम द मिडिल एजेस या द डार्क एज का अध्ययन करेंगे। मध्यकाल या अंधकार युग रोम साम्राज्य के पतन के पश्चात 1000 वर्षों तक वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में किसी प्रकार का कार्य नहीं हुआ एवं पुराना जो साहित्य था वो भी नष्ट हो गया था। इस समय केवल 2 पर्शियन जो राइटर हैं उनका उल्लेख साहित्य में मिलता है। अबू मंसूर, जिन्होंने मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर अपना ग्रंथ लिखा, और इब्न सीना, जिसे एविसीना भी कहा गया है, इसने भी औषधीय पादप पर अपना ग्रंथ लिखा। इस समय इस एज में एक प्रमुख वैज्ञानिक का उल्लेख आता है जिन्हें अल्बर्ट मैग्नस कहते हैं। अल्बर्ट मैग्नस का जो कार्य डी वेजिटेबिलिस में वनस्पति विज्ञान को उल्लेखित किया गया है। वैसे इसने 21 वॉल्यूम का अपना ग्रंथ लिखा। इन्हें एरिस्टोटल ऑफ मिडिल एजेस कहा जाता है। इन्होंने जो अपना वर्गीकरण दिया उसमें पादप को लीफलेस पादप, लीफी पादप में विभक्त किया। लीफी पादप को उन्होंने आगे जाकर के डाइकोटिलीडन्स और मोनोकोटिलीडन्स में विभक्त किया। आप इस चार्ट में देख रहे हैं कि अल्बर्ट मैग्नस का वर्गीकरण। इन्होंने लीफी प्लांट्स को कॉर्टिकेट और ट्यूनिकेट को फिर हर्ब्स और ट्रीज में विभक्त किया। दूसरा जो मुख्य समय है वह यूरोप में 1470 से लेकर 1670 तक का समय है। इसे एज ऑफ हर्बल्स कहा जाता है, अर्थात औषध ग्रंथों का काल कहा जाता है। इसमें औषधीय पादपों को लेकर के बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए। इन ग्रंथों को औषध ग्रंथ कहते हैं और इनको लेखक इनके हर्बलिस्ट कहलाते हैं। मुख्य हर्बलिस्ट में जिनका नाम या उल्लेखित मिलता है ओटो ब्रूनफेल्स, जेरोम बॉक, लियोनार्ड फुक्स, वेलेरियस कॉर्डस, विलियम टर्नर आदि। यदि ओटो ब्रूनफेल्स का पब्लिकेशन देखें जो कि इन्होंने 3 वॉल्यूम में लिखा था, हर्बेरियम विवा अयोकोनिस, इसमें इन्होंने बहुत अच्छे डायग्राम के साथ 100 उदाहरण इस पुस्तक को प्रस्तुत किया। यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि ये पुस्तक पूर्व में जो कार्य किए गए थे थियोफ्रेस्टस, डायोस्कोराइड्स, प्लेनी आदि का सम्मिलित रूप है। यहाँ पर पुष्प को आधार मान करके पादप को 2 मुख्य भागों में विभक्त किया गया, पूर्ण पुष्पीय पादप और अपूर्ण पुष्प रहित पादप।
उसके पश्चात जेरोम बॉक का उल्लेख आता है। इन्होंने अपना ग्रंथ न्यू क्रूटरबक नाम से लिखा और इन्होंने 600 पुष्पीय पादपों की जातियों का बहुत सटीक डिस्क्रिप्शन लिखा। इन्होंने ये प्रयास किया कि पादप के बीच में जो प्राकृतिक अंतर संबंध है उसको वह मेंटेन रख सके। इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में 3 मेजर ग्रुप बनाए, हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्रीज। यहाँ पर लियोनार्ड फुक्स का एक और ग्रंथ इम्पोर्टेंट आता है, डी हिस्टोरिया स्ट्रीपियम। उसके पश्चात जिस वैज्ञानिक का नाम उल्लेखित होता है वो है वेलेरियस कॉर्डस। वेलेरियस कॉर्डस को फाउंडर ऑफ मॉडर्न बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन कहा जाता है, यानी पादप विवरण के प्रतिस्थापक के नाम से इनको जाना जाता है। हिस्टोरिया प्लांटेरम में इन्होंने बहुत सारे ऐसे नए प्रयोग उल्लेखित किए हैं, जैसे इन्होंने ट्यूनर्स का अध्ययन किया, सनड्यू की इंसेक्टिवरस हैबिट का अध्ययन किया, लेग्यूम पादपों की रूट में जो गुलिकाएँ पाई जाती है उनका अध्ययन किया, आदि आदि। उसके पश्चात एक और नाम आता है विलियम टर्नर का। विलियम टर्नर ने ग्रेट हर्बल्स नाम से एक ग्रंथ लिखा जिसकी 3 वॉल्यूम थी। इनके कार्य को देखते हुए यूरोप में इनको फादर ऑफ ब्रिटिश बॉटनी से अलंकृत किया जाता है। उसके पश्चात एक ऐसी घटना हमारे सामने आती है जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर या हस्ताक्षरों का सिद्धांत कहा जाता है। विद्यार्थियों, जिस प्रकार विज्ञान वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत वर्गीकरण विज्ञान का विकास पादपों की औषधीय गुणों के अध्ययन के कारण हुआ, तो औषधीय गुणों का अध्ययन करते करते कुछ वैज्ञानिकों ने, जिसमें एक वैज्ञानिक का नाम आता है पैरासिल्सस, उसने इस मिथ्या धारणा को खूब फैलाया कि ईश्वर ने प्रत्येक पादप की बाह्य आकृति के रूप में अपने हस्ताक्षर मुद्रित किए हैं तथा उस पादप की आकृति मानव शरीर के जिस अंग से मिलती जुलती है उस अंग के रोग के लिए उसे प्रयुक्त किया जाना चाहिए। इसका तात्पर्य ये हुआ कि ईश्वर ने ये स्पष्ट रूप से हमें संकेत दिए हैं कि आपके अंग की आकृति का यदि कोई पादप आपके ध्यान में है तो वह निश्चित रूप से उस अंग की किसी रोग को निपटाने, रोग को ख़त्म करने में सहायक होगा। आप उदाहरण देखिए, लिवरवर्ट्स जो क्रिप्टोगेमिक पादप हैं, ये लीवर शेप होते हैं, यकृत आकृति के होते हैं, इसलिए ये मिथ्या धारणा थी कि ये लीवर की रोग को क्योर करता है। ऐसे ही वालनट की आष्टी मस्तिष्क से मिलती जुलती होती है, इसलिए ये मस्तिष्क के रोग का निराकरण करेगी। इसी प्रकार बोरेगो का इन्फ्लोरेसेंस है, वह बिच्छू के डंक आकृति का होता है, इसलिए यह धारणा थी कि स्कॉर्पियन बाइट में ये सहायक होगा। हम ये जानते हैं कि पादप किसी न किसी रूप में मानव के लिए अधिकाधिक रूप से सहायक है, लेकिन किसी विशेष आकृति को लेकर के इस प्रकार की धारणाओं को हम मिथ्या धारणा कह सकते हैं। उसके पश्चात जो इसका पीरियड फर्स्ट का अंतिम पड़ाव जो है वो विकसित वर्गीकी के रूप में आता है। यहाँ पर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में कार्य किया, लेकिन कुछ जो एमिनेंट साइंटिस्ट हैं उनका कार्य का उल्लेख हम यहाँ पर इस विकसित वर्गीकी में करते हैं। सबसे पहला नाम
जिस वैज्ञानिक का सहयोग इस क्षेत्र में रहा वे थे एंड्रिया सीजल पिनो। एंड्रिया सीजल पिनो ने हैबिट के आधार पर पादप को ट्रीज, सर्फ और हर्ब्स में बांटा तथा उन्होंने अपनी पुस्तक दी प्लांट्स के 16 वॉल्यूम में पादपों का बहुत सटीक तरीके से वर्णन किया और प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन की नींव रखी। इनके सम्मान में हम जीनस सीजलपिनिया नाम रखा है। यहाँ पर ये विशेष रूप से उल्लेख करना ज़रूरी है कि उन्होंने पादपों को उनके स्वरूप के अनुसार मुख्य वर्गों में विभाजित किया। उपवर्ग फलों के प्रकार, बीज, अंडाशय, ऊर्ध्ववर्ती, अधोवर्ती है, कोष्ठकों की संख्या क्या है, पादप में लेटेक्स उपस्थित है नहीं है, इस आधार को लेकर के सीजलपिनो ने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। उसके पश्चात बहुत बड़ा योगदान आता है बॉहिन बंधुओं का। बॉहिन बंधुओं में उनके बड़े भाई जीन बॉहिन ने एक पुस्तक लिखी, हिस्टोरिया प्लांटेरम यूनिवर्सलिस। उसमें उन्होंने 500 से अधिक पादप जातियों का पर्यायवाची शब्दों के साथ वर्णन किया। उनके छोटे भाई कैस्पार्ड बॉहिन, जिनको हम कैस्पर बॉहिन भी कहते हैं, गैस्पार्ड बॉहिन ने अपनी 3 वॉल्यूम में एक पुस्तक का प्रकाशन किया जिसको पिनाक्स थिएट्राई बॉटेनिक या शॉर्ट में पिनाक्स 1623 नाम दिया गया है। ये बहुत ही प्रचलित पुस्तक है। इस पुस्तक की विशेषता ये है कि इसमें 600 से अधिक पादप जातियों का पर्यायवाची शब्दों के साथ वर्णन मिलता है। गैस्पार्ड बॉहिन ने जीनस का आइडिया अपनी इस पुस्तक में प्रतिपादित किया। गैस्पार्ड बॉहिन वह वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सर्वप्रथम अपने पिनाक्स 1623 में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को यूज किया, अर्थात पादप जाति का नाम 2 भागों से मिलकर के होता है, एक जीनस का नाम और दूसरा उसका स्पेसीज एपिथेट का नाम। ये सर्वप्रथम गैस्पार्ड बॉहिन ने दिया। बॉहिनिया नामक जीनस इन दोनों बॉहिन बंधुओं के रेस्पेक्ट में रखा गया है। उसके पश्चात एक विस्तृत साइंटिफिक तरीके से हमारे समक्ष वर्गीकरण आता है और उसका श्रेय जाता है जॉन रे को। जॉन रे ने 3 वॉल्यूम युक्त हिस्टोरिया प्लांटेरम लिखा और मेथोडस प्लांटेरम लिखा। जॉन रे के वर्गीकरण में ये देखा गया है कि 2 मेजर टेक्सा में पुष्पीय पादपों को विभाजित किया गया, डाइकोटिलीडन्स और मोनोकोटिलीडन्स, और इन्होंने उससे आगे का वर्गीकरण फैमिलीज लेवल तक किया जिनको इन्होंने नाम क्लासेस दिया था। अगर हम इनका वर्गीकरण देखें तो इतना साइंटिफिक और व्यवस्थित वर्गीकरण है। देखिए आप, इन्होंने पादपों को हर्बी और आर्बोरस में बांटा। हर्बी को इन्होंने इम्परफेक्टाई और परफेक्टाई में बांटा। इम्परफेक्टाई में क्रिप्टोगेम्स, परफेक्टाई में सीड प्लांट्स। सीड प्लांट्स या परफेक्टाई को पुनः इन्होंने वापस बांटा डाइकोटिलीडन्स और मोनोकोटिलीडन्स में। आर्बोरिस जो कि फ्लोरिंग प्लांट थे, इसको भी पुनः डाइकोट्स और मोनोकोट्स में इन्होंने बांटा। यद्यपि प्राथमिक वर्ग डिवीजन स्वरूप पर आधारित वर्गीकरण था, पर उपवर्गों यानी सब डिवीज़न के लिए पुष्प, फल, भ्रूण और पर्ण के लक्षणों का प्रयोग इन्होंने किया था। यह पद्धति निश्चय पादप रचनाओं की पूर्ण आकारिकी एवं स्वरूप पर आधारित थी। और आगे जिनका जिक्र आएगा जशु बंधु, उनमें बर्नार्ड डी जशु थे जिन्होंने इस प्रस्तावित पद्धति का सीधा अपनी पद्धति में उपयोग किया था। इसलिए ये सर्वधारणा प्रचलित है कि बर्नार्ड डी जशु के द्वारा प्रस्तावित पद्धति का सीधा पूर्वगामी इस जॉन रे के वर्गीकरण को हम मान सकते हैं।
उसके पश्चात एक और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक का उल्लेख यहाँ पर मिलता है, जिनका कार्य इस वर्गीकरण क्षेत्र में और हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी में बहुत मुख्य रूप से उद्धृत होता है। जोसेफ पीटोन डी टॉनफोर्ट, ये जॉन रे के कॉन्टेम्परेरी थे। इनका कार्य पुष्पीय पादपों के वर्गीकरण पर आधारित था। इन्होंने भी इनको ट्रीज और हर्ब्स में बांटा था। इन्होंने अपनी पुस्तक एलिमेंट्स दी बॉटेनिक में पादप वर्गीकरण को उल्लेखित किया था। ये वैज्ञानिक हैं जिनको जीनस यानी वंश संकल्पना का प्रतिस्थापक कहा जाता है, फाउंडर ऑफ मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ जीनस। लेकिन विद्यार्थियों, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, पिनाक्स 1623 में गैस्पार्ड बोइन ने अपने वर्क में जीनस शब्द को यूज किया था। टॉनफोर्ट ने अपने वर्गीकरण में इस बात का उल्लेख किया कि पादप की जाति स्तर तक उसकी पहचान सुनिश्चित होती है। उन्होंने कुछ शब्द दिए जो आज भी प्रचलन में हैं, जैसे बेटुला, कैस्टेनिया, फेगस, क्विरकस, अल्मस। यहाँ आकर के और पीरियड फर्स्ट जो है वो संपन्न होता है। उसके पश्चात हम आगे के यूट्यूब लेसन में पीरियड सेकंड से अपनी बात को जारी रखेंगे। धन्यवाद।